अच्छा, चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने चैप्टर 1 में इसका छोटा सा रिव्यू लिया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड वो तमाम रिकॉर्ड्स मुल्क के अंदर जो आपने एक्सपोर्ट की है या इंपोर्ट की है, गुड्स में की है या सर्विसेज में की है, ठीक है। अगर गुड्स और सर्विसेज का जो दोनों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होगा। जो सिर्फ गुड्स का होगा ना वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होगा, ठीक है। गुड्स का रिकॉर्ड्स किस में होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। गुड्स और सर्विसेज दोनों का किस में होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आगे देखते हैं। सबसे पहले में हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे मैंने पहले देखा कि कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जितने भी सर्विसेज और गुड एक्सपोर्ट हुई या इंपोर्ट हुई उन सब का रिकॉर्ड हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आया बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड। कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़र्क क्या है। वो कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस पेमेंट में फ़र्क क्या है। इन दोनों को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास विजिबल गुड्स कौन सी है और इनविजिबल गुड्स कौन सी है। इनविजिबल गुड्स हमारे पास वो गुड्स हैं जिनको हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल सर्विसेज, कोई टीचर ना स्कूल में सर्विस दे रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। वो उसके सर्विस है, उसका गुड नहीं है। अब कोई चीज़ है विजिबल गुड्स वो हैं जो कोई फॉर एग्जांपल मैं हुडी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ या मेरे पास जैकेट्स वगैरह की मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैं जैकेट्स को देख भी सकता हूँ, हाथ भी लगा सकता हूँ, विजिबल है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसमें सिर्फ विजिबल गुड की जो होती है ट्रेड होती है कंसर्न विद विजिबल गुड्स हैं। मतलब इसमें सिर्फ विजिबल गुड्स का, जैसे मैंने कहा था, तो मैं इसमें सिर्फ गुड्स का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें दोनों विजिबल और इनविजिबल गुड्स दोनों का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा था गुड्स और सर्विसेज दोनों का होगा, और वही बात कर रहा है कि इधर विजिबल गुड्स मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल गुड्स का रिकॉर्ड होगा, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल दोनों होंगे। फिर कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस आते हैं। एक हमारे पास करंट अकाउंट है, एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट में, एक हमारे पास ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट है। इन तीनों को देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, ठीक है। करंट अकाउंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेड इन गुड्स, जो भी हम गुड्स में मतलब जो गुड्स हमारे पास विजिबल गुड्स, जो विजिबल गुड्स में जितने भी ट्रेड करते हैं दूसरे ममालिक के साथ, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में। फिर हमने कहा ट्रेड इन सर्विसेज, उसको भी हम कोई भी सर्विसेज, यहाँ से कोई बंदा जाता है बाहर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचिंग की, डॉक्टर की, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको भी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर कोई पाकिस्तान का आदमी ना फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम जो हमारे पास है ना, अगर कोई पाकिस्तान का आदमी बाहर जाके अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद उसको जो इनकम आती है वो आके पाकिस्तान में लगाता है ना, पाकिस्तान में यहाँ पे उनका पैसा हमारे पैसे से बड़ा है ना, तो वो बाहर जाके कमा के जो इनकम आती है वो किस चीज़ में रिकॉर्ड होती है? करंट अकाउंट में। उसको इन्वेस्टमेंट इनकम कहते हैं। और ट्रांसफ़र जो अमाउंट होती है, जो 2 कंट्रीज़ के दरमियान कोई भी अमाउंट हम या उधर बेचते हैं या इधर बेचते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट्स, और वो ट्रांसफ़र्स कहते हैं, उसको भी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। करंट अकाउंट ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम और ट्रांसफ़र रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम कहते हैं कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल हमारी कोई डोमेस्टिक कंपनी है, कोई पाकिस्तान की कंपनी है, वो बाहर जाके इन्वेस्ट करती है और वहाँ से कमा कर अपने मुल्क में पैसे लेके आती है। उसको कहाँ पे वो करते हैं? कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट में। और उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, अगर हमारा कोई डोमेस्टिक जो है इन्वेस्टर है, वो जाके कोई बाहर मुल्क की इस्टेब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो उसके इस्टेब्लिश कंपनी है ना, शेयर होल्डर्स, हमने आईटीबी में पढ़ा था कि इसका कोई नहीं होता, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो शामिल नहीं हो सकते। जब कंपनी में कोई बड़ा फैसला हो रहा होगा, वो भी जो जिनके ज़्यादा शेयर्स हैं उन लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे मशवरा किया जाएगा, जबकि डे टू डे रूटीन वर्क में वो नहीं हो सकते। इस तरह वो कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हम किसी ऐसी कंपनी में, बाहर की ऐसी कंपनी में जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, तो उन पे हमारा कोई अख्तियार नहीं होगा। उससे जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो हमारे पास कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट में आएगी। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉन्ड्स वगैरह हम बेचते हैं ना, उनको जो पैसे आएंगे वो भी उसको फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहते हैं, और वो भी हमारे पास कैपिटल एंड फाइनेंसिंग के अकाउंट में आएंगे। उसके बाद रिजर्व एसेट हमारे पास कौन से होते हैं?
सेंट्रल बैंक जो है ना डेफिसिट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए जबकि एक्सपोर्ट कम हो जाए। ये डेफिसिट इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए, मतलब इम्बैलेंस हो जाए ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास कुछ रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व एसेट, और वो कौन से अकाउंट में होते हैं? वो कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट में होते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर हमारे पास नेट एरर्स और ओमिशंस भी हो सकते हैं ना इनको रिकॉर्डिंग में, बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकॉर्ड करने में, या हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकॉर्ड करने में हमारे पास कोई एरर्स हो सकते हैं, ओमिशंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि वो आम तौर पर नहीं, ये इसका मामूल का काम नहीं है, लेकिन कभी कभी ये एरर्स ओमिशन हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट हो जाए, सरप्लस हो जाए, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। कंट्री क्या करती है, ठीक है। अगर हमारे कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाए, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो हम क्या करते हैं, गोल्ड अपनी सेल कर देते हैं, और फाइनेंशियल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक के पास हैं वो सेल कर देते हैं, और गोल्ड्स और फाइनेंशियल रिजर्व अपने सेल कर लेते हैं, और सेंट्रल बैंक से उधार ले लेते हैं, ठीक है। इसकी ये मिसाल है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पे घर में ना, घर की मिसाल में हमने दी थी कि हमारे पर अगर हमारे घरेलू मामलात में कोई ना कोई हमें नुकसान हो जाए, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, या मेरा कोई छोटा सा कारोबार था, दुकान मैंने डाली हुई थी, उसमें मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो उसको भरने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँ, मेरे घर में जो सोना होगा, रिजर्व्स पड़े होंगे, उस नुकसान को पूरा करने के लिए मैं पहले सोना बेचूंगा। सोने से भी काम नहीं बना तो मैं क्या करूँगा, लोगों से उधार पकड़ूंगा कि यार मैं आपको दे दूंगा, अभी ये मेरे पीछे लगा हुआ है, ये इसको मैं दे दूँ, 1-2 महीने तक आपको उधार दे दूंगा, या उधार में लेना शुरू कर दूंगा और गोल्ड भी बेचना शुरू कर दूंगा। अगर मेरे पास सरप्लस है, ठीक है, मुल्क में सरप्लस आ गए, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई, इंपोर्ट कम हो गई है, सॉरी, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई, इंपोर्ट कम हो गई है, ठीक है, सरप्लस आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं गोल्ड्स बाई करूँगा और फाइनेंशियल रिजर्व भी बाई करूँगा, जबकि मैं अपने जो डेट्स मैंने लिए हुए थे ना डेफिसिट में, वो भी वापस करने शुरू कर दूँगा। इसकी मिसाल ये है, अगर मेरी हालत अच्छी होनी चाहिए, मेरे बिज़नेस अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने साथ कोई एसेट बनाऊँगा, गोल्ड वगैरह को बनाऊँगा ना, घर पे रख दूँगा, किसी को गिफ्ट दे दूँगा, ठीक है। और जिन से मैंने उधार लिया था, आज मेरे पे अच्छा वक्त है, मैं उनको वापस कर दूँगा, ठीक है। फिर वो कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले पॉइंट वो कहता है कि डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प द गवर्नमेंट टू वर्क ऑन द वीक एरिया। फॉर एग्जांपल अगर हमें पता चल जाता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, अब गवर्नमेंट को पता चल गया ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प कर रहा है कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट कम होगी, गवर्नमेंट क्या कर देगी कि इंपोर्ट पे टैक्स ज़्यादा लगाना शुरू कर देगी, और एक्सपोर्ट हमारे पास जो घरेलू सामान होगा ना, कंट्री के अंदर बन रहा होगा, हमें ये कहेगी कि आप इन्हीं पे गुजारा करो, ठीक है। एक्सपोर्ट में हमारे पास टैक्स वगैरह ज़्यादा लगाना शुरू कर देगी गवर्नमेंट की हेल्प करती है कि वो अपनी वीक एरियाज पे काम करे। क्या कौन हेल्प करती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर दूसरा हमारे पास प्रोटेक्शन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट गाइड्स ऑफ द पोजीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें वही कह रहा है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा अकाउंट डेफिसिट में चला गया है, कंट्री डेफिसिट में चली गई है, तो गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन लगा देगी, किस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, किस चीज़ पे इंपोर्ट्स पे टैक्स वगैरह ज़्यादा करना शुरू कर देगी, और हमारे पास हमें सब्सिडीज़ वगैरह देंगे कि आप एक्सपोर्ट जो हमारे मुल्क के अंदर का सामान है वो ख़रीदो, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? पोजीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू एलोकेट द बजट। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कंट्री सरप्लस में है तो गवर्नमेंट पहले से हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि एक्सपोर्ट पे पैसा लगाए, गवर्नमेंट को अब ये चाहिए, हेल्प कर रही है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारा BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपोर्ट में है, सॉरी डेफिसिट में है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंपोर्ट पे टैक्स लगा देगी और एक्सपोर्ट हमारे पास महंगी कर देगी फॉर एग्जांपल। और अब अगर हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो हमारे पास ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उस पर खर्चा नहीं करेगी, मुल्क में किसी और डेवलपमेंट पे खर्चा कर देगी। इसमें ये कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी मदद करती है किस चीज़ में? बजट के लोकेशन में, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड द गाइडेंस टू द स्टेट इंस्टीट्यूशन टू मेक अ साउंड फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, ठीक है। वो कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, मतलब हमारे पास
गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको उनकी मदद करता है कि हमारे पास फिस्कल पॉलिसी हमने किस में पढ़ा, चैप्टर 9 में पढ़ा है, चैप्टर 12 में हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा है कि इन दोनों पॉलिसीज़ को बनाने में भी हमारे पास बीओपी हेल्प करती है। ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी अबाउट डिवैल्यूएशन पॉलिसी अबाउट होम करेंसी इज़ बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो कहता है कि हमारी जो होम करेंसी है पाकिस्तान की करेंसी फॉर एग्जांपल आजकल डिवैल्यू हो गई है ना, तो वो किस वजह से हुई है कि पाकिस्तान की चीज़ें जो है एक्सपोर्ट वगैरह जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वो क्या है, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो इलास्टिक है जबकि इनकी इंपोर्ट जो है इन इलास्टिक है। इलास्टिक वो है, एक्सपोर्ट इस तरह है कि अगर पाकिस्तान कुछ चीज़ महंगी कर देगा ना तो वो जाके ना वो जो बाहर के लोग हैं वो ख़रीदनी छोड़ देंगे, जबकि हमारे पास जो इंपोर्ट्स हैं वो इन इलास्टिक है, पाकिस्तान के लोग इस इंपोर्ट्स को ख़रीदने के लिए मजबूर है। इस वजह से हमारे पास मनी डिवैल्यू है। मनी डिवैल्यू इस वजह से है कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा है जबकि एक्सपोर्ट कम है। फिर हमारे पास है टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म ऑफ ट्रेड हमारे पास क्या है, रेशियो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइसेस की। इसका फार्मूला मैं हमने लिखवाया था, एक्सपोर्ट प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्म ऑफ ट्रेड आ जाएगा। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला है। ठीक है, फिर वो कहता है इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कब आएगी, जब हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी और इंपोर्ट कम हो जाएगी। ये एक दूसरी सेंस में ले सकते हैं कि हमारे पास इंप्रूवमेंट कब आ जाएगी, जब हमारी इंपोर्ट जो है इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, जबकि एक्सपोर्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, सादे से अल्फाज में ये है कि हमारे पास जब हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी और इंपोर्ट कम हो जाएगी तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगी। फिर हमारे पास जो करंट अकाउंट में हमने पढ़ा था उसने वो कहता है कि करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में चला जाए, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ज़्यादा हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गई, उन सब की वजूहात क्या है। हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इनकम बढ़ गई है ना, इनकम फॉर एग्जांपल आज मैं 1 लाख कमाता हूँ, कल परसों मैं 3 लाख कमाने लग जाऊँ तो मैं कहूँगा यार अब मैं ज़रा शिफ्ट करता हूँ, पहले मैं कुछ और चीज़ें लेता था, पाकिस्तानी चीज़ें लेता था, अब मैं कहता हूँ यार नहीं, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। जितनी हमारे पास इनकम बढ़ गई है ना, हाई इनकम हो गई, उतनी हमारे पास डिमांड, इंपोर्ट्स की डिमांड हमारी बढ़ गई। इस वजह से हमारे पास इंपोर्ट ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया है। लॉन्ग टर्म डिक्राइज इन द मैन्युफैक्चरिंग। वो कहता है जो हमारे पास एक्सपोर्ट कम क्यों है, एक्सपोर्ट कम इस वजह से है कि हमारे पास पाकिस्तान के पास इतनी वसाइल ही नहीं है कि बाहर के मुल्क के जो डिमांड्स हैं पाकिस्तान से वो डिमांड कर रही है वो पूरा ही नहीं कर सकती। इस वजह से इम्पोर्ट्स ना बाहर के मुल्क की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, ना पाकिस्तान के अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं वो सामान बना के। इस वजह से पाकिस्तान के लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चेंज इन कमोडिटी प्राइसेस। चेंज इन कमोडिटी प्राइसेस का मतलब ये है कि हमारे पास प्राइसेस बढ़ गए हैं। प्राइसेस क्यों बढ़ गए हैं, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हम बाहर के मुल्क से मंगवा रहे थे, बाहर के मुल्क से जब रॉ मटेरियल मंगवा रहे थे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो हमारे पास प्राइसेस बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई तो हमारे पास मतलब इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं रॉ मटीरियल का, तो हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। ठीक है, इसकी एक और रीज़न डेफिसिट होने की है कि हमारे पास जो इंपोर्ट्स हैं वो इन इलास्टिक है। ठीक है, बेशक वो जितनी मर्जी कीमतें बढ़ा देना, हम अपने डिमांड में चेंज नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान वो चीज़ें बना ही नहीं पा रही। जब बना नहीं पा रही हम मजबूर हैं वो चीज़ें ख़रीदने के लिए। और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, जैसे ही हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगी हमारे पास वही चीज़ पाकिस्तान की लोकल चीज़ भी अगर 1000 रुपये की मिल रही है और हमें इम्पोर्टेड जो चीज़ है वो 1200 की मिल रही है तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं जाकर पाकिस्तान की चीज़ लूँगा। मैं कहीं यार 200 रुपये और लगा के मैं इम्पोर्टेड चीज़ ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को ना जो बनंजा वगैरह का ब्रांड वगैरह का सूट अगर आपको 3000 का मिल रहा है और लोकल मार्केट से आपका 2500 का सूट मिल रहा है, आप लोगों के मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं लोकल मार्केट का 2500 रुपये का लूँगा और जाके जो महीने बाद ख़राब हो जाना है, इससे अच्छा आप 500 लगा के एक इम्पोर्टेड चीज़ किसी और ब्रांड की ले लो। इसी तरह जब मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है ना
तब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है। इन्फ्लेशन जब ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद प्राइसेस हर चीज़ की बढ़ जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तब वो मुल्क में वो चीज़ जो लोकल चीज़ है ना वो भी उतनी की हो जाएगी और इम्पोर्टेड चीज़ भी उतनी की हो जाएगी। तब हम इम्पोर्ट्स को प्रेफर करते हैं। इस वजह से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में चल जाते हैं। इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाती है, एक्सपोर्ट कम हो जाती है। अब वो कह रहा है ये मसला आ तो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट में आ गया है, अब क्या करें? अब क्या करें? इसको कोई सलूशन भी तो होना चाहिए। इसको हल निकालने के लिए सबसे पहली जो हमारी पॉलिसी है, हम टैरिफ लगा देते हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स पे टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स महंगी हो जाती है। जब इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट्स हमारी कम हो जाएगी और हमारे पास एक्सपोर्ट के बराबर आ जाएगी। इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस हो जाएगा। पहला तरीका ये है कि हम टैक्स वगैरह लगाना शुरू कर, टैरिफ टैक्स को कहते हैं, ठीक है। पहले जब इंपोर्ट हमारी थी वो इतने पैसों की थी, ठीक है, इंपोर्ट इतने पैसों की, जब टैरिफ लगा दिया तब इंपोर्ट हमारी महंगी हो गई। इंपोर्ट जब महंगी होगी, पहले इसकी डिमांड इतनी थी, अब वो डिमांड कम हो गई। इस तरह हम इंपोर्ट की डिमांड कम कर सकते हैं जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट करेक्ट हो। और दूसरा मैयर हम ये है कि हम उस पे ना कोटास लगा दें कि हम ये कहें कि इस महीने में आप लोग सिर्फ इतना इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस महीने में कोई पॉलिसी बना दें, आप इस महीने में कोई 5000 जैकेट्स इंपोर्ट कर सकते हो, उसके अलावा नहीं इंपोर्ट कर सकते, जिससे हमारी इंपोर्ट कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। और एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट हमारी अच्छी से अच्छी कर दें, पाकिस्तान में भी अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाना शुरू कर दें, जिसकी वजह से बाहर के लोग हमारी चीज़ों में इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर हो जाएगी और बैलेंस पेमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा और डेफिसिट से हम निकलेंगे, ठीक है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट का कुछ स्टेप सब्सटीट्यूट ही पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें। मतलब जो इंपोर्ट पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं ना, उसी तरह की कोई प्रोडक्ट बना दें ताकि पाकिस्तानी लोग वही ख़रीदें, इंपोर्ट ना करें। उसके बाद हमारे पास नॉन मॉनेटरी मेजर थे जो हमने डेफिसिट को, करंट डेफिसिट को वो करने के लिए हमने किए, डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए। अब मॉनेटरी मेजर हम करेंगे। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से मैंने कहा था तुम्हें, इन्फ्लेशन की वजह से लोग इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? डिफ्लेशन कर देंगे, मतलब चीज़ें सस्ती कर देंगे, ठीक है। चीज़ें जब सस्ती हो जाएंगी, पाकिस्तानी चीज़ें, प्रोडक्ट्स उनको सस्ती पड़ेंगी, बाहर की महंगी पड़ेंगी, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट पाकिस्तानी चीज़ों पे आ जाएंगे। पाकिस्तानी चीज़ों पे जब आ जाएंगे हमारे इंपोर्ट कम हो जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक्सचेंज रेट कंट्रोल, जब एक्सचेंज रेट कंट्रोल होगा फिर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक्सचेंज रेट कंट्रोल है, हम ये कहते हैं कि अब हमारे पास एक्सट्रीम लेवल पे करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है। अब हम क्या करते हैं? हम जो हमारे पास एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, एक्सपोर्टर्स जिन्होंने बाहर से चीज़ें बेचनी है और बाहर से ला के देनी है, अब उनको सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जो फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी आप लोगों के पास है, जिन पे आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, वो वापस मुझे दे दो। जिससे हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी, उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो वो ट्रेड नहीं कर सकेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास वो चीज़ पहले मुझे इंपोर्ट में मैं इंपोर्ट कर रहा था, मुझे 40,000 की पड़ रही थी, ठीक है, 1:4 थी। अब क्या हो गया? वो महंगी होगी 1:5। अगर मैं वही एक चीज़ मंगाता हूँ, अब मेरे पास वो 50,000 की पड़ रही है। ये एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट को हम इन सब से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन मार्केट में हमारे पास पाकिस्तानी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सचेंज कैसे होते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी लोग वो डिमांड करते हैं ना, पाकिस्तान की चीज़ है, सप्लाई जा रही है, सप्लाई जाएगी तो हमारे पास इधर से पाकिस्तान के पास सप्लाई जा रही है, उधर से हमारे पास डिमांड थी, ठीक है। तो इधर से अगर पाकिस्तान ने डिमांड कर दी है तो उधर से हमारे पास फ़ौरन यूके से सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेन देन किस चीज़ में करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब हमारे पास अगर हम सप्लाई कर रहे हैं ना, हमारे पैसे उनको सस्ते पड़ते हैं ना, वो कहते हैं अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हो तो आप लोग अपने पैसों में करो, अगर तुम लोगों ने इंपोर्ट करना है ना तब आप डॉलर्स में करो, क्योंकि डॉलर हमें महंगा पड़ता है, उनको सही पड़ता है, और हमारे रुपए उनको सस्ता पड़ता है। वो कहते हैं आप लोगों ने अगर चीज़ देनी है ना हम पे बेचो तो पाकिस्तानी रुपीज़ में बेचो, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानी उनका वो अगर हमारी 230 रुपये की प्रोडक्ट 280 रुपये की प्रोडक्ट खरीदेंगे ना तो वो उनके 1 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। अगर हम उनकी 1 रुपये की प्रोडक्ट खरीदेंगे हमें 280 रुपये की पड़ेगी। वो क्या कहते हैं कि अब आपने एक्सपोर्ट करना है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में करो, जबकि इंपोर्ट करना है वो यूके की रुपीज़ में करो, ठीक है। फिर वो कहता है कि एक्सचेंज रेट और उसके रिलेटेड प्राइजेस, ठीक है।
पहले सिनेरियो में वो कहते हैं अगर पाकिस्तानी रुपी स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास क्या होगा, इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होगी, जबकि इंपोर्ट हमारे पास लेस एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ वीक हो जाए ना, लो हो जाए, पाकिस्तानी रुपीज़ डिवैल्यू हो जाए, तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट लेस एक्सपेंसिव हो जाएगी, जबकि इंपोर्ट हमारे पास एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है।